एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ FPCCI के साबिक वाइस प्रेसिडेंट और हमारे मुल्क के एक मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौर साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि तरबेला डैम की मिट्टी, उसमें 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है और वो सारे लेबॉर्ट्री टेस्ट कर चुके हैं। उनकी टीम ने सारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो ये दावा कर रहे हैं। और ये मालियत इतनी ज़्यादा है कि इससे न सिर्फ पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा उतर सकता है, बल्कि जो अंदरूनी पाकिस्तान के इस वक्त माशी मामलात हैं वो सब भी बड़ी आसानी के साथ स्मूथ हो सकते हैं। अब कल किस तरह से उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया था, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जो तरबेला डैम की मिट्टी है, क्या वाकई इसमें 636 अरब डॉलर का सोना मौजूद है? जी यकीनन, अगर मैंने ये बात की है तो ऐसे हवा में बात नहीं की। इसके ऊपर हमने पूरी हमारी टीम है यहाँ पे, जियोलॉजिस्ट की मेरी कंपनी है हिमालयन के नाम से, स्टडी करके रिपोर्ट पेश की। इसमें 1.5 ग्राम पर टन हमने कैलकुलेट किया है और 1.5 ग्राम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 636 बिलियन निकलेगा। हमारा सबसे पहला जो इंटरेस्ट है, ये मुल्क है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम का भला हो जाए। जो इस पाकिस्तान के ऊपर डेट है इस वक्त, जो कर्जे चढ़े हुए हैं 130 बिलियन डॉलर के, अगर वो हम कर्जे अदा कर देते हैं तो जो 6000 अरब रुपया हम जो हर साल जो सूद कीमत में अदा कर रहे हैं तो हमें बचना शुरू हो जाएंगे। तो ये उनका दावा है। अब इस पर उनका होमवर्क अपनी जगह पर, लेकिन जो हमारे मुल्क के माइनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, ज़रा उनकी भी हम ओपिनियन जान लेते हैं। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो दावा हनीफ गौर साहब कर रहे हैं कि पर टन मिट्टी में उन्होंने 1.5 ग्राम सोने की ये क्वान्टिटी बताई है और इसको जब वो ओवरऑल मिट्टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 636 अरब डॉलर मालियत का ये सोना, इसकी मौजूदगी वो बता रहे हैं इस वक्त तरबेला डैम में। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो रेकॉर्ड एक और इससे पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे या इसके बाद जो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो स्टडीज़ हुई है तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। तो ये किस बुनियाद पर ये दावा है, ज़रा इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आप भी दीजिएगा। थैंक यू अरबाब फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। देखें, पहला पॉइंट तो ये है कि टेक्निकली कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता कि हम उसको कैलकुलेट कर लें। आप देखिए, हम स्टार्ट बेरी गोल्ड से करते हैं और ये लेट 80s में 90s में इन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की और 10 से 15 साल इनको खाली ड्रिलिंग में लगे। और बेरी गोल्ड का जो एरिया है वो तकरीबन 194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तरबेला डैम का जो एरिया है, जो तरबेला डैम एक्सेस से अपस्ट्रीम जिसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो तकरीबन 94-95 किलोमीटर एरिया है थाकोर तक। अब तरबेला डैम की जो रनिंग लेंथ है और उसकी विड्थ है और उसमें जो वाटर वॉल्यूम है, उसके नीचे एनुअली जियोलॉजिकली डैम एक एक्सिस है 1974 में बना। उसके बाद ये सिल्टेशन का प्रोसेस होता है और इसके अकॉर्डिंगली तो बेरी गोल्ड को तकरीबन 10 से 12 साल लगे रिसोर्स कैलकुलेट करने में। देखिए, हम बेसिकली मेरा माइट भी तरबेला डैम में से बड़ा गोल्ड का डिपॉजिट हो सकता है एज पर दी इंटरनेशनल मॉडल, लेकिन जब तक टेक्निकल डाटा नहीं होगा, ड्रिलिंग नहीं होगी, रिसोर्स रिजर्व एवेल्यूएशन नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी आप देखें, तरबेला डैम से पहले प्लेसर गोल्ड पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में। इस पर टेक्निकली कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई एज पर माई नॉलेज, क्योंकि हम लोग वेरियस कंपनीज को कंसल्ट भी कर रहे होते हैं। और प्लेसर गोल्ड के रिसोर्स को बताना, देखें जो फिगर है ना 635 बिलियन डॉलर का, ये फिगर कैसे आती है? ये फिगर ऐसे आती है कि हमारी जो भी मिनरल होती है हम इसकी एक रिजर्व प्राइस ऑक्शन करते हैं, मार्केट वैल्यू बना लेते हैं कि पर ग्राम इतना रिजर्व है। उस रिजर्व को हम गोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वक्त लंदन मेटल एक्सचेंज में गोल्ड की जो प्राइस पर ऑन्स है वो अप्रोक्सीमेट 5000 यूएस डॉलर पर ऑन्स है। सो ये इट्स अ क्वाइट हाई प्राइस, जो कि 2010-11 में 1200 ऑन्स पर के करीब थी। सो टोटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रोसेस टेक्निकली क्या होता है कि सबसे पहले डाटा कलेक्शन है, एक्सप्लोरेटरी वेल होते हैं और इसमें तरबेला डैम के अंदर देखें 1-2 सैंपल या 20-25 सैंपलों पे हम रिलाई नहीं करते। टेक्निकली अगर गोल्ड 1.5 ग्राम्स पर टन है, ये 10 ग्राम्स पर टन भी है। जो प्लेसर गोल्ड के एरिया है वहां पे बस औकात ये गोल्ड की पर ग्राम से पीपीएम में वैल्यू ज्यादा आ रही होती है। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ये राइज करता है कि जियोलॉजिकली जब हम उसको मॉडल करते हैं तो हमारे पास डाटा की एक्यूरेसी क्या है? हम टेक्निकली 3 कैटेगरीज बनाते हैं, इन्फर्ड रिसोर्स, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड।
सो कोई भी चीज जो विदाउट ड्रिलिंग हो उसको हम इन्फर्ड कहते हैं, और लेकिन जब हम एक फिक्स प्राइस देते हैं तो इसका मतलब कि हमने उस रिसोर्स के 100% वॉल्यूम्स कैलकुलेट किए हुए हैं। बैरिक गोल्ड ने और वन ऑफ द प्रोजेक्ट इन न्यूजीलैंड, जो कि एक कंपनी है जो कि प्लेसर गोल्ड पे काम कर रही है गुज़िश्ता 20 सालों से, इट टुक देम 6 years, क्योंकि द कंपनी जिससे मैंने ये काम सीखा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उन्होंने इट टुक देम 5 years टू कैलकुलेट द रिजर्व, क्योंकि उसमें हर 10 मीटर 20 मीटर के बाद ड्रिलिंग होती है। तो एज पर माई नॉलेज तरबेला डैम में ऐसी कोई ड्रिलिंग में भी सैंपल्स जरूर निकले होंगे, क्योंकि सैंपल तो हम आपको बता रहा हूँ, सैंपल तो जो तरबेला डैम से ऊपर का पूरे एरिया, इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर चित्राल में, स्कर्दू में, जीबी के अंदर लोग प्लेसर माइनिंग पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, रॉ एनालिसिस कर रहे हैं कि उनको नहीं पता कि कौन से ऐसे रीजन है जहां पे ये गोल्ड हो सकता है। जियोलॉजिकली हम ये बताते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फ्लूवियल चैनल का पेरियो प्लेसर बेल्ट है, जहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं या पे ग्रेवन है, उसके अंदर एक गोल्ड हो सकता है। सो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि गोल्ड की परसेंटेज होना जरूरी नहीं है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी को वेरीफाई करना जरूरी है। एज पर माई नॉलेज अभी इतनी एक्सटेंसिव ड्रिलिंग नहीं हुई तरबेला डैम में, और जो तरबेला के साउथ में हमारा केपी और पंजाब का एरिया है प्लेसर गोल्ड का, जिसमें सेवरल ब्लॉक्स हैं, उसमें भी कोई स्टैंडर्डाइज काम अभी तक नहीं हुआ जो कि जॉब बेस हो या NI 43-101 हो। सो इतनी बड़ी वैल्यू को करने के लिए हमें बेसिकली डाटा कलेक्शन, उसमें QA/QC प्रोटोकॉल है, एक्सप्लोरेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं, अच्छी लैब से एनालिसिस करवाने पड़ते हैं, फिर हम जियोलॉजिकली उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं बेसिकली उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें क्रिगिंग है, इनवर्स डिस्टेंस वेरिएशन है, फिर हम उसके एक डिजाइन करते हैं जिसको ब्लॉक मॉडल कहते हैं। ब्लॉक मॉडल में हम फिर ग्रेड को एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि अगर हम 10,000 सैंपल को एनालिसिस कर रहे हैं, आपसे अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूं, बेसिकली जब हम ये रॉ सैंपल लेते हैं उसमें गोल्ड नहीं निकलता, उसमें गोल्ड होता है, उसमें सिल्वर होता है, उसके अंदर एसोसिएटेड मिनरल जिसको हम ब्लैक सैंड्स कहते हैं। सो ब्लैक सैंड्स में इनके अराउंड 44+ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेरी कर रहे होते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। सो ग्रेड कैलकुलेट करने के बाद हम ये बताते हैं कि इसमें रिकवरेबल कितना है, क्योंकि माइनिंग में सबसे बड़ा टास्क है कि ग्राउंड कंडीशन क्या है, हमारी माइनिंग कॉस्ट क्या आएगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशन में, क्योंकि इसमें मर्करी यूज होता है, या हम हनान साहब जो दावा भी इनकी जानिब से किया गया, तो इस दावे की बुनियाद पर जो पूरा प्रोसेस आप बता रहे हैं, क्या ये प्रोसेस किया जा सकता है? चूंकि उन्होंने भी अपने तौर पर सारा होमवर्क कंप्लीट किया है, लेबोरेटरी टेस्ट करवाए, सैंपल्स लिए, ऑथेंटिक रिजल्ट के लिए कितने सैंपल्स दरकार होते हैं और कितने कितने डिस्टेंस पर ये सैंपल चाहिए होते हैं? जी इरबाब, जो एक हमारे पास जनरल मॉडल है, अगर हमने कोई कंप्लायंस बेस्ड स्टडी करना होता है ना, जिसका कंप्लायंस बेस्ड से मुराद ये होता है कि आपकी एक कंपनी और आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है जो कि हम किसी भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करते हैं। तो वो 3 स्टैंडर्ड है, जो कि कैनेडियन स्टैंडर्ड है NI 43-101, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है जॉर, और SK 1300 US स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कहता है कि मैक्सिमम 50 मीटर, हर 50 मीटर के बाद आपने ट्रंक सैंपल लेना है, या आपने ड्रिल करना है बेड रॉक तक, या अगर आपने मोर एक्यूरेट करना है तो 30 मीटर तक। ठीक है, तो अगर लाइक 1 किलोमीटर एरिया तो आपको 50 बोर होल्स चाहिए। सो एज पर माई नॉलेज अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बोर होल करने के लिए भी अप्रोक्सीमेट तकरीबन महीना 1.5 माह लग गया, तो कि हमारे पास जो एयर कोर ड्रिलिंग मशीन वो पाकिस्तान में नहीं है, जो स्मॉल स्केल माइनर्स हैं अभी तक, कि मैं बहुत सा काम कर रहा हूँ, प्लेसर गोल्ड के अंदर भी ऐसा अभी तक काम नहीं हुआ हुआ। तो ये ग्रेड एस्टिमेशन पे बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि इतने टन्स रिसोर्स सैंड पड़ी है, उसमें रिकवरेबल गोल्ड कितना है। क्योंकि जो 3 स्टैंडर्ड्स आप बता रहे हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के, इसमें कोई पाकिस्तानी स्टैंडर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर है भी तो क्या वो काबिल भरोसा नहीं है फिर? नहीं, उसमें अरबाब ये होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड ये होते हैं कि बेसिकली एक QP पर्सन होता है, क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो कि हर फेज का QA/QC कर रहा होता है, क्योंकि जो माइनिंग साइकिल है इट्स अ 3 to 5 ईयर साइकिल। अगर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, इसमें अब इनिशियल ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग में आपने पहले ये उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि कौन सी ड्रिल मशीन यूज करनी है, उसमें कंटेमिनेशन नहीं है, उसमें सैंपलिंग मेथड कैसे है, फिर किस लैब से टेस्ट करवाना है। रिसेंटली अभी आपको बताता चलो, पाकिस्तान में SGS के अलावा कोई भी लैब सर्टिफाइड नहीं थी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल और जियोलॉजिकल सर्वे ने, जो हमारी GSP की लैब है, दैट हैव गोट द IOC सर्टिफिकेशन। तो दुनिया में जितनी भी लैब्स हैं वो नाटा NATA अप्रूव्ड होती है, और उसमें जो पर्सन एनालिसिस कर रहा होता है उसकी अपनी सर्टिफिकेशन होती है, कंप्लायंस कहता है। लेकिन बैरिक गोल्ड को क्यों 10 साल लगे रिपोर्ट बनाने में? इट्स क्वाइट ईजी।
प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फिर ड्रिलिंग होती है, फिर सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स अच्छे लैब में जाते हैं, लैब के रिजल्ट्स आते हैं। हम 15, 20, 40 सैंपल पे रिलाई नहीं करते। वी नीड टू टेक, अगर हमने बिलियन ईयर साइकिल में जाना है तो वी नीड टू टेक थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स। तो उन सैंपल्स का एनालिसिस करके फिर उसको, उसकी मॉडलिंग होती है, ग्रेड वैल्यू कैलकुलेट होती है, रिजर्व बनता है, रिजर्व प्राइस को फिर हम डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माइनिंग साइकिल है, इसको माइन डिजाइन कहते हैं। वो ओपन पिट हो, अंडरग्राउंड हो, जिसमें बेसिकली हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉस्टिंग निकालते हैं कि हमारे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आएगी, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कौन कौन से जिसको हमें प्रिक्योर करना है। तो ये जो दोनों स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आई एम अ क्यूपी पर्सन, आई एम जॉब सर्टिफाइड। सो बेसिकली ये कंप्लायंस ये कहता है कि आपने हर चीज को क्रॉस वैलिडेट करना है। ठीक है। ये क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि अगर आपने अपने रिजर्व्स को एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया और आपने किसी फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टमेंट करा दी, कल को जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उस प्रोडक्शन में क्या होगा कि आपको वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम नहीं मिलेगा। सो जो वैल्यू आपने सबमिट कर दी, यू विल हैव वेरी वेरी फाइन ऑन दैट। इसलिए कंप्लायंस बेस्ड स्टडीज पे ज्यादा काम किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।